हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि कल हमने क्वेश्चन नंबर 65 तक डिस्कस किया था, आज हम क्वेश्चन 66 से स्टार्ट करेंगे। तो क्या प्रतीकात्मक खेल में शामिल है? सिंबॉलिक प्ले इन्वॉल्व्स। क्या बोल रहा है कि प्रतीकात्मक जो खेल है उनमें क्या शामिल है? तो क्या है? खिलौने गिराना, दौड़ना और कूदना, काल्पनिक रूप से एक वस्तु को किसी अन्य वस्तु के रूप में प्रयोग करना, निश्चित नियमों का पालन करना। तो जो प्रतीकात्मक सिंबॉलिक खेल होते हैं उसमें काल्पनिक रूप से एक वस्तु को किसी अन्य वस्तु के रूप में प्रयोग करना है। यूजिंग ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट अदर थिंग्स। सिंबल प्रतीक वाले खेल होते हैं जिसमें एक बच्चा किसी एक वस्तु को ले लेता है और उसे अन्य कोई वस्तु मानकर उससे खेलने लगता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, प्रसव पूर्व विकास के दौरान निर्णायक अवधि है। जो प्रसव पूर्व क्रिटिकल पीरियड यूजिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट इज गर्भाधान के प्रथम 3 माह, गर्भावस्था के प्रथम 6 माह, गर्भावस्था के प्रथम 7 माह, गर्भावस्था के पूरे 9 माह। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1। गर्भावस्था का प्रथम 3 माह जो होता है वो प्रसव पूर्व विकास के दौरान एक निर्णायक अवधि होता है। इस दौरान माँ और बच्चे को अपना विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से निजी भाषा को जो बच्चे अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए प्रयोग करते हैं का सबसे उचित उदाहरण है। प्राइवेट स्पीच डेमोन्स्ट्रेट करने का सबसे उचित उदाहरण कौन सा है? बच्ची अपने दोस्त से कहती है मेरे खिलौने को मत छुओ। बच्ची वयस्क द्वारा बोले गए वाक्य की नकल करती है। बच्ची रेत से खेलते समय बच्ची खुद से कहती है नहीं मिट्टी नहीं खाना, बुरा है। तो जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। प्रतीकात्मक खेल जो निजी भाषा होता है, जब बच्चे किसी कार्य को करते समय प्रयोग करते हैं तो बच्ची उस टाइम रेत से खेलते हुए खुद से ही कहती है कि नहीं मिट्टी खाना बुरी बात है, यानी कि वो खेल भी रही है और अपने आप को समझा भी रही है कि मिट्टी नहीं खाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। जब एक बच्चा दूसरे रोते हुए बच्चे को दिलासा देता है तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? व्हेन अ चाइल्ड कंफर्ट्स अनदर क्राइंग चाइल्ड इज इंडिकेट, क्या दर्शाता है? स्वायत्तता, सहानुभूति, ईर्ष्या, क्रोध। तो जो एक बच्चा है किसी दूसरे बच्चे को देखता है और उसे दिलासा देता है तो क्या दर्शाता है? एम्पैथी। वो सोचता है जैसे मैं रोता हूँ तो मेरी माँ मुझे चुप कराती है, दिलासा देती है, उसी तरह वह सेम भावना, सेम फीलिंग के थ्रू दूसरे बच्चे को रोते हुए देख करके एम्पैथी दर्शाता है, सहानुभूति दर्शाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 70। बच्चों में आक्रामकता को कम करने के लिए सबसे प्रभावी युक्ति है, क्या बोल रहा है? एग्रेशन को कम करने के लिए इफेक्टिव वे क्या है? क्वेश्चन नंबर 70। बच्चों में आक्रामकता को कम करने का सबसे प्रभावी युक्ति है बच्चे को उसकी भावनाओं के बारे में बात करने में मदद करना, बच्चों को पूरी तरह से अनदेखा करना, भावनाओं को बाहर निकालने के लिए बच्चे को बार बार क्रोध दिलाना, क्रोध को नियंत्रित करने के लिए कठोर शारीरिक दंड का उपयोग करना। तो जो चाइल्ड होते हैं उसमें एग्रेशन को रिड्यूस करने का सबसे इफेक्टिव वे है कि बच्चों को उनकी भावनाओं के बारे में बात करने में मदद करना। हेल्पिंग द चाइल्ड टू टॉक अबाउट हर फीलिंग्स, उनकी जो फीलिंग्स है उसके बारे में उनको बात करने के लिए हेल्प करना, जिससे उनका जो आक्रामक व्यवहार है, एग्रेसिव व्यवहार है, वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 71। नवजात शिशु किस दूरी पर रखी गई वस्तु को अच्छी तरह से देख सकते हैं? जो नियोट होते हैं वो ऑब्जेक्ट को कितनी दूर उनके आई से डिस्टेंस से रखा जाए तो वो उसे देख सकते हैं। पहला, अपने चेहरे से 8 से 10 इंच की दूरी पर, अपने चेहरे से 10 से 12 इंच की दूरी पर, अपने चेहरे से बाहर 12 से 14 इंच की दूरी पर, अपने चेहरे से 14 से 16 इंच की दूरी पर। तो जो नियोनेट होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, वे अपने चेहरे से 8 से 10 इंच की दूरी पर रखी गई वस्तु को ठीक प्रकार से देख सकते हैं। क्रियात्मक विकास में सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल से तात्पर्य है। इन मोटर डेवलपमेंट फाइन मोटर स्किल रेफर्स टू बड़ी मांसपेशियों से जुड़ी गतिविधियाँ, उंगलियों जैसी छोटी मांसपेशियों से जुड़ी गतिविधियाँ, शरीर का संतुलन, चलना और कूदना। तो जो
मोटर डेवलपमेंट होता है उसमें फाइन मोटर स्किल क्या होता है, उंगलियों जैसी छोटी मांसपेशियों से जुड़ी गतिविधियाँ, मूवमेंट इन्वॉल्विंग स्मॉल मसल्स लाइक फिंगर। जैसे लिखने के लिए हम अपनी अंगुलियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या फिर सिलाई करने के लिए या फिर ड्राइंग करने के लिए, इन सब में हम अपनी अंगुलियों जैसी छोटी मांसपेशियों की गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी जो होती हैं वो फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं, ठीक है। अब सही कथन क्या है पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 73, सही कथन क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सही कथन पहचानना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, सही कथन की पहचान कीजिए। बच्चों को चुनौतीपूर्ण क्रियात्मक कौशल सीखने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, भले ही वे इसे सीखने के लिए परिपक्व न हों। बीमारी या दुर्घटना का क्रियात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक क्षेत्र में विकास अन्य क्षेत्रों में विकास को प्रभावित करता है। विकास के एक क्षेत्र में बच्चे की धीमी प्रगति का अर्थ है उस क्षेत्र में स्थायी देर करना। तो क्या बोल रहा है, सही कथन। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। डेवलपमेंट इन वन एरिया इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट इन अदर एरियाज। मतलब कि अगर विकास का एक क्षेत्र किसी चीज़ से प्रभावित होता है तो वो विकास का जो अन्य क्षेत्र है उसको भी प्रभावित करता है। जैसे कि बच्चा अगर खड़ा ही नहीं हो पाएगा तो फिर वो चलना और दौड़ना कहाँ से सीखेगा। तो इस प्रकार क्या है कि जो विकास का एक क्षेत्र होता है अगर प्रभावित हो जाता है तो वो विकास का जो अगला क्षेत्र है और भी क्षेत्र है उसको भी वो प्रभावित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 74, नवजात शिशु किसके प्रति सबसे अत्यधिक प्रतिक्रिया दिखाते हैं। जो बोल रहा है न्यूबॉर्न आर मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू, किसके प्रति, जानवरों की आवाज़ों, चिड़ियों की आवाज़ों, मनुष्य की आवाज़, मौन की आवाज़। तो जो नवजात न्यूबॉर्न बेबी होता है वो मनुष्य की जो आवाज़ होती है उसके प्रति ज़्यादा प्रतिक्रिया दिखाता है, क्योंकि अध्ययन से ये पता चला है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं वो जन्म के कुछ सप्ताह पूर्व ही गर्भाधारण की अवस्था में ही अपनी माँ आवाज़ों को सुनने लगते हैं, सुनने के एबल हो जाते हैं। उनके जो हियरिंग सेंसरी होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो वो जन्म से पूर्व ही मनुष्यों की आवाज़ों को सुनते रहते हैं। इसलिए जो न्यू बॉर्न बेबी होता है जो मनुष्य की आवाज़ होती है उस पर ज़्यादा प्रतिक्रिया दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 75, बालिका द्वारा प्रयोग किए जाने वाले संप्रेषण का सबसे पहला रूप है, क्या है। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट अ चाइल्ड यूजेस इन। सबसे पहले बालिका संप्रेषण कम्युनिकेशन करने के लिए किस भाषा का प्रयोग करती है। शब्द बोलना, बलबलाना, रोना, हंसना। तो जो बालिका होती है, शिशु होता है, वो जन्म लेता है तो सबसे पहले कम्युनिकेशन के लिए रोने का प्रयोग करता है, ठीक है। उसका कम्युनिकेशन जो होता है पहला कम्युनिकेशन रोके। अगर उसे भूख लगेगी तो भी वो रोएगा, अगर उसे कोई दर्द होगा तो भी वो रोएगा। तो जो कम्युनिकेशन का पहला वे होता है छोटे बच्चों का, न्यूबॉर्न बेबी का, वो रोना होता है। रोकर ही वो सारी अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, माता पिता अपनी 3 साल की बालिका का भाषा विकास किस प्रकार सुगम करते हैं। पेरेंट्स कैन फैसिलिटेट द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ दियर 3-year-old चाइल्ड। उसे चित्रों के आधार पर कहानी बनाने के लिए प्रोत्साहित करके, उसे कठिन कविताएं याद कराकर, उसे केवल अंग्रेजी में बात करने को कहकर, उसे टीवी और इंटरनेट दिखाकर। तो जो माता पिता हैं वो 3 साल की बालिका की भाषा को सुगम बनाने के लिए उसे चित्रों के आधार पर कहानी बनाने के लिए प्रोत्साहित करके क्या कर सकते हैं, उसकी भाषा को फैसिलिटेट कर सकते हैं, लैंग्वेज को, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। कहानी के माध्यम से चित्र दिखाएंगे तो बच्चे जो चित्र देखेंगे उसमें जो भी उनको जैसा भी उनके ब्रेन में इमेज बनेगा उस चित्र का, उसके अनुसार वो शब्दों को व्यक्त करेंगे, जिससे उनकी भाषा का डेवलपमेंट होगा, फैसिलिटेट होगा भाषा, और भाषा विकसित होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है।
जब शिशु यह समझ जाता है कि माँ का चेहरा, आवाज़, गंध और स्पर्श ये सभी पहलू एक ही व्यक्ति के हैं, तो यह किसका उदाहरण है? बोल रहा है कि when the infant realized that the mother's face, voice, smell and touch all these aspects belong to one person, it is an example of कि जो ये आवाज़ है, चेहरा है, गंध, स्पर्श ये सब मेरी माँ का ही है, तो उसमें किसका यह उदाहरण है? निर्णायक अवधियाँ, विभेदीकरण, एकीकरण, सिर से पैर की ओर विकास की दिशा। तो जब बच्चा अपनी माँ की आवाज़ और उसके गंध को और उसके चेहरे को, स्पर्श को पहचान लेता है, तो वह एक एकीकरण, इंटीग्रेशन की प्रक्रिया है, उदाहरण है। ठीक है, एकीकृत कर लेता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो मेरी माँ की ही हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 78 क्या है हमारा? व्यवहार संबंधी विशिष्ट घटनाओं का रख रखाव बच्चों के संदर्भ में किए गए महत्वपूर्ण अवलोकनों का रिकॉर्ड है। शिक्षिका द्वारा अपनाई गई शिक्षण पद्धति का रिकॉर्ड है। शिक्षिकाओं की आपसी अंतःक्रिया का रिकॉर्ड है। बच्चों द्वारा दी गई लिखित परीक्षा का रिकॉर्ड है। तो जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होता है वो रिकॉर्ड्स ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग चिल्ड्रन, जो बच्चों का महत्वपूर्ण अवलोकन किया जाता है और जिसे मतलब कि रखा जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में, वो इसमें शामिल होता है। उसमें शामिल एनेक्डोटल रिकॉर्ड में व्यवहार संबंधी जो विशिष्ट घटनाओं का रख रखाव होता है वो बच्चों के संदर्भ में किए गए एक महत्वपूर्ण अवलोकन का रिकॉर्ड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 79, बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षिका को चाहिए कि व्हाट इज द फोस्टर चिल्ड्रंस क्रिएटिविटी द टीचर शुड, क्या करना चाहिए? परिणाम की अपेक्षा सृजनात्मक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बच्चों को जल्दी जल्दी कार्य करने को कहें। बच्चों को वही करने को कहें जो वह शिक्षिका कह रही है। बच्चों को काम का आलोचना करें। तो बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए परिणाम की उपेक्षा, रिजल्ट के फोकस मोर ऑन द प्रोग्रेस देन ऑन द प्रोडक्ट, यानी कि बच्चों के परिणाम की उपेक्षा सृजनात्मकता पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करके हम बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसमें बच्चों को सृजनात्मकता होने के सबसे अधिक अवसर मिलेंगे? तो बोल रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी टू क्रिएटिव किसमें मिलेगा? शिक्षिका द्वारा ब्लैक बोर्ड पर बनाए गए चित्र को बनाना, शिक्षिका द्वारा सुझाए गए विषय पर चित्र बनाना, बच्चे को अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर चित्र बनाना, ड्राइंग बुक में बनाई गई चित्र की रूपरेखा में रंग भरना। तो जिसमें सबसे अधिक सृजनात्मकता का अवसर मिलेगा वो है बच्चों का अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर चित्र बनाना। अगर बच्चों को हम अपने अनुभव एक्सपीरियंस के बेस पे बोलेंगे कि आप अपनी मर्जी से कोई भी चित्र बनाओ, तो बच्चों के ब्रेन में जो भी इमेज आएगा, जो भी कल्पना आएगी, वो उसके आधार पर अपना चित्र बनाएंगे, जिसमें उनकी सृजनात्मकता काफ़ी उभर करके सामने आएगी। अब शिक्षिका अगर ब्लैक बोर्ड पे चित्र बनाएगी तो वो तो कॉपी करना हो गया, उसमें बच्चों की कोई सृजनात्मकता नहीं होगी। या कोई विषय भी दिया जाएगा, पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाएगा, तो बच्चे उस टॉपिक के अनुसार ही बनाएंगे जो उनको कहा जाएगा, उसमें बच्चों की कोई सृजनात्मकता भी नहीं होगी। और ड्राइंग बुक में से देख कर भी बनाएंगे तो उसमें कोई सृजनात्मकता नहीं होगी। सबसे अधिक सृजनात्मकता की जो अपॉर्चुनिटी, मौका मिलेगा, वो बच्चों को कहा जाएगा कि अपने इच्छा के अनुसार आपको जो अच्छा लगे वो चित्र बनाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बोल रहा है ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज और करेक्ट। बच्चे अक्सर डॉक्टर या चोर पुलिस जैसे खेल खेलते हैं। ऐसे खेल वयस्कों की तरह बनने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। तो ये सही बात है कि बच्चे जो हैं वो अक्सर डॉक्टर या चोर पुलिस जैसे खेल, उनको जो पसंद आता है, डॉक्टर बन जाते हैं बच्चे या चोर पुलिस बन जाते हैं, तो वो हमेशा ऐसे खेल खेलते रहते हैं। और ये खेल उनको क्या बनाने की, किसकी तरह बनाने की इच्छा को जागृत करता है कि बड़ों की तरह, कि बड़े डॉक्टर हैं तो ऐसा ऐसा काम करते हैं, बड़े चोर पुलिस हैं तो ऐसे चोर पुलिस को पकड़ता है, ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो देख करके वो सारी खेल खेलते हैं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए और बी दोनों ही सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बचपन के कई अनुभव सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक हैं। ठीक है, बचपन का प्रत्येक बच्चे के लिए बिल्कुल समान होता है। तो हमारा ये जो
ए है, कथन ए है, बचपन के कई अनुभव सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक हैं। ठीक है, मेनी एक्सपीरियंसेस ऑफ चाइल्डहुड आर यूनिवर्सल अक्रॉस कल्चर। तो ये हमारा सही है, जो बचपन के अनुभव होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, सभी संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। ठीक है, हर संस्कृति में बच्चे के जो बचपन के अनुभव होते हैं वो एक प्रकार के नहीं होते हैं, क्योंकि सब संस्कृतियों के अपने अपने कल्चर होते हैं, तो उसके अनुसार वो बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो जो बचपन के अनुभव होते हैं वो सभी संस्कृतियों में यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही है। बचपन का अर्थ प्रत्येक बच्चे के लिए बिल्कुल समान होता है। जी नहीं, बचपन का अर्थ प्रत्येक बच्चे के लिए समान नहीं होता है। ठीक है, हर एक बच्चे के बचपन का जो अनुभव होता है वो अलग अलग होता है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, केवल ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 83 हमारा क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 83 कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पाठ्यक्रम में दीर्घकालिक लक्ष्य से तात्पर्य है बच्चे द्वारा पूरे किए जाने वाले दैनिक कक्षा कार्य। ठीक है, दीर्घकालिक लक्ष्यों में कौशल, योग्यताएं, संकल्पनाएं और मूल्य शामिल हैं। तो जो ये कथन ए है कि पाठ्यक्रम में दीर्घकालिक लक्ष्य से तात्पर्य बच्चे द्वारा पूरे किए गए दैनिक कक्षा कार्य, तो ये गलत है। ठीक है, और ऑप्शन बी है दीर्घकालिक लक्ष्यों में कौशल, योग्यताएं, संकल्पनाएं और मूल्य शामिल होते हैं। तो ये हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल सही है कि जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उसमें स्किल्स, एबिलिटीज़ और कॉन्सेप्ट और वैल्यूज़ शामिल होते हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मैं और वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूं। थैंक यू।